हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो ये जो है ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। और इसके नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको नोट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो नोट्स है, अभी हमारी वेबसाइट क्रिएट नहीं हुई है, जिसके कारण आपको नोट्स अभी प्रॉपर नहीं मिल पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके उसको सब्सक्राइब करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है यह है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो देखिए, जब डायरेक्टरी शासन था फ्रांस में, तो वो ख़त्म होता है और नेपोलियन बोनापार्ट उस समय अपना साम्राज्य स्थापित करता है। फ्रांस में हमने देखा था। तो अब ये उसके बारे में है कि वो कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करता है फ्रांस में। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या करता है, पहले से ही वो देशों की विजय यात्रा शुरू कर चुका होता है। यूरोप के देशों की विजय यात्रा वो पहले से ही शुरू कर चुका होता है। और यूरोप में कहाँ है, फ्रांस है। तो यूरोप में फ्रांस है, तो जब वो फ्रांस में आता है तो फिर क्या करता है, वो 1804 में आके, फ्रांस में 1804 में आके वो यहाँ का सम्राट खुद को घोषित करता है। और जो और भी यूरोपीय देश होते हैं, वो क्या करता है, वहाँ पे अपने रिश्तेदार जो उसके खानदान से होते हैं, पुराने सम्राट को हटा के वहाँ पे अपने साम्राज्य, अपने रिश्तेदार सभी को वहाँ की साम्राज्य बागडोर संभाल दे देता है संभालने के लिए। और वहाँ पे उन लोगों का साम्राज्य शुरू करवाता है और फ्रांस में अपने आप को सम्राट घोषित करता है नेपोलियन। देखिए, इस फोटो में भी नेपोलियन जो है वो यूरोपीय यात्रा शुरू कर चुका है, उसको दिखा रहा है। आल्प्स पार करता नेपोलियन ये दिखा रहा है। डेविड द्वारा ये फोटो जो है, तस्वीर बनाई गई है, ये उसको दिखा रहा है। अब जो नेपोलियन है, वो जब फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित करता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप को फ्रांस का आधुनिकरण का अग्रदूत मानता है। ये जो है अपने आप को अग्रदूत मानता है फ्रांस का। ये पहला ये कहता है कि मैं हूँ जो फ्रांस को आधुनिकरण की ओर ले जा रहा हूँ। जैसे क्या है, पहला तो प्राचीन इतिहास होता है, और मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो उसी प्रकार से ये आधुनिकरण, आधुनिक मतलब नए नए तरफ ले जाना, नई नई और ले जाना। तो ये कहता है नए और ले जा रहा हूँ मैं फ्रांस को, ये ऐसा नेपोलियन बताता है। मैंने फ्रांस को एक नए मोड़ की तरफ लाया हूँ। इससे पहले फ्रांस जो था वो पिछड़ा हुआ था, वो बहुत ही प्राचीन था। तो ये कुछ इस प्रकार से बताता है, वो अग्रदूत मानता है फ्रांस को आधुनिक बनाने में। देखिए, वो कैसे कहता है कि अग्रदूत है, वो किस प्रकार से कहता है, वो कुछ कानून लाता है जिसके कारण वो कहता है कि फ्रांस का अग्रदूत आधुनिकरण है। तो जैसे देखते हैं हम, ये नेपोलियन के जो कानून है उसको हम देखते हैं। तो पहले जो नेपोलियन कानून लाता है वो निजी संपत्ति से है, रिलेटेड है निजी संपत्ति से। तो निजी संपत्ति की सुरक्षा वो देता है लोगों को। क्या है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आगजनी होती है, किसी प्रकार से क्षति पहुंचती है, कुछ भी है, तो वो उसको सेफ्टी देता है नेपोलियन, निजी संपत्ति की। ये इससे रिलेटेड है, निजी संपत्ति की वो सुरक्षा प्रदान कराता है। ये ऐसा कानून लाता है नेपोलियन। और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली। अब आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पहले क्या होता था, आटा या फिर गेहूँ या फिर चावल या फिर कुछ भी है सामान, किसी को चाहिए, तो वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु निर्णय प्रणाली आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो इस प्रकार से उस समय चलता आ रहा था। तो ये जो नेपोलियन है वो बाट सिस्टम लाता है। जैसे 1 केजी का बाट, 2 केजी का बाट, या फिर 5 केजी का बाट। तो ये नेपोलियन लाता है फ्रांस में, जिससे क्या हो सके, किसको, अगर किसी को 1 किलो सामान लेना है, फिर 5 किलो सामान लेना है, तो वो उस सामान को प्रॉपर नाप तोल के ले सके। नहीं कि किसी के पास गया, उसको वो उसने उसको चावल लेना है, तो वो कह रहा है कि देखिए ये जो चावल है 1 किलो है, अनुमान लगा लिए कि 1 किलो है। इससे आपने देखा होगा कि क्या होता है, कभी कभार पत्थर रख देते हैं, कहते हैं हाँ ये पत्थर जो है 250 ग्राम का है, या फिर इतने ग्राम का है। तो कुछ उस प्रकार से भी चल रहा था फ्रांस में ना, अपने अनुमान लगाया जाता था कि ये अनुमान से ही 1 किलो है या फिर इतना किलो है, ये अनुमान लगाता था। तो इस प्रकार से जो नेपोलियन है वो क्या करता है, नाप तोल की एक समान प्रणाली लाता है, कि जिसके कारण एक बाजार में समान रूपता, एक रूपता बरकरार रहे।
हमारा नेक्स्ट स्लाइड है नेपोलियन से लोगों की उम्मीद। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो फ्रांस की जनता थी, उसको बहुत ही ज़्यादा अधिक उम्मीद थी नेपोलियन से। ऐसी क्यों उम्मीद थी? क्योंकि उनको लगता था जो नेपोलियन है वो एक मसीहा है, वो उनको मुक्ति दिलाएगा, वो एक मुक्तिदाता है, ऐसा फ्रांस की जनता को लगता था। क्यों लगता था? उनको लगता था ये हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। देखिए स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी उन्हें क्रांति के बाद, पर क्या होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली होती, अधिकार नहीं मिले होते, तो वो क्या होता है उन्हें भी पाना चाहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है जो नेपोलियन है वो उन्हें देगा, प्रदान करेगा, ऐसा उनको लगता है, वो मुक्तिदाता है, उनको ऐसा लगता है। महिलाओं को भी बराबरी मिलेगी। बहुत जगह ऐसा होता है महिलाओं को या फिर बहुत जगह बहुत से पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो नेपोलियन आया है वो इन सभी मांगों को भी पूरा करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। उनको पता चल जाता है जो ये हमलावर है, इसके जो सैनिक है वो हमलावर हैं, और ये उनकी जो उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेपोलियन का अंत। जो नेपोलियन का अंत होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो वाटरलू की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वो होती है कब? 1815 में। सन 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है। देखिए एक नंबर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये ऐसा होता है। फिर जब युद्ध होता है तो उसके बाद इसकी किस हार हो जाती है? किसकी? नेपोलियन की हार हो जाती है। और जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो इसका जो साम्राज्य चल रहा होता है फ्रांस में वो ख़त्म हो जाता है, और यूरोप में भी इसका साम्राज्य जो होता है वो पतन होने लग जाता है। अब उसके बाद भी क्या होता है, जब नेपोलियन तो मर जाता है, पर उसके बाद भी ना, उसकी मृत्यु के बाद भी जो उसके क्रांतिकारी उपाय होते हैं वो अस्तित्व में आते हैं, सामने आते हैं। वो क्योंकि बहुत से ऐसे उपाय होते हैं वो जो लाना चाहता है, वो अच्छे कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, पर वो ला नहीं सका होता है, या फिर किसी कारणवश वो लाना चाहता है पर अच्छे से पूरा नहीं ला पाया होता है, थोड़ा मोड़ा लाया होता है। तो वो क्या होता है, उसके मृत्यु के बाद भी वो कानून है अस्तित्व में आते हैं, वो सामने आते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। देखिए जो ये स्लाइड है ये पूरे चैप्टर की या मतलब थोड़ी सी समरी है, क्योंकि किस प्रकार से जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और ये इसका फैलाव हुआ था, ये कुछ उस पे है। तो फ्रांस के विचारों का फैलाव, जो क्रांति हुई थी, तो उसके जो विचार थे वो किस प्रकार से फैले पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में किस प्रकार से फैले। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी से, और जनवादी मतलब होता है जैसे जनता की भलाई से रिलेटेड होता है। तो जो स्वतंत्रता और जनवादी जो अधिकार थे वो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। पहले तो बात यह है। और जो इसका फैलाव हुआ कुछ इस प्रकार से फैलाव होता है, जैसे 19वीं सदी में इस जो इनकी जो विचारधारा होती है ये फैलती है पूरे यूरोप में, और उसके बाद जो सामंती व्यवस्था होती है वो ख़त्म होती है, नाश होता है उसका सामंती व्यवस्था का। तो 19वीं सदी में तो देखिए इनकी विचारधारा फैलनी शुरू हो गई। 19वीं सदी आपको पता होगा, 19वीं सदी मतलब 1800 का समय। तो 1800 के समय में क्या होता है, इनकी जो भी विचारधारा होती है वो फैलने लगती है, और सामंती व्यवस्था खत्म हो जाती है। अब जो हमारे भारतीय दिग्गज है जिनका नाम है टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय, अब ये सब क्या होते हैं, ये ना इन विचारों से वो क्या होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इन विचारों से क्या है, प्रभावित होते हैं। और ये भी नहीं, और भी दार्शनिक होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं इन विचारों से। स्वतंत्रता, जनवादी, ये जो विचारधारा फैलती है क्रांति के बाद, ये भी और भी विचारक और भी राजा सब वो भी प्रभावित होते हैं इससे। तो हमारे जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इस चीज़ के, जो ये इससे विचारधारा को मानते हैं और एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और ये लास्ट पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।